नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज़। और अब एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में जारी तियानजिन घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई है। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ली थी। घोषणा पत्र में कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा कि कुछ देश खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं और यह मानवता के लिए चुनौती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सम्मेलन में मौजूद थे, जिससे इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। एससीओ ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमलों की भी निंदा की और दोहरे मापदंड न अपनाने पर जोर दिया। चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और इस पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने एससीओ देशों से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कुछ देशों को आतंकवाद को समर्थन देना अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके में आतंकी ठिकाने नष्ट किए। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले भी हुए। सम्मेलन में मोदी और शरीफ ने बातचीत से परहेज किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव साफ दिखा। चीन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। तीनों नेताओं की बातचीत और मुस्कुराहट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीएम मोदी और पुतिन को समिट के बाद एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय वार्ता स्थल जाते भी देखा गया। यह तस्वीर भारत और रूस के रिश्तों की मजबूती को दिखाती है। इसी बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हवाले से दूतावास ने कहा कि भारत और अमेरिका की स्थायी दोस्ती हमारे सहयोग की बुनियाद है और हमें भविष्य की संभावनाओं की ओर ले जा रही है। हालांकि जब भारत, रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो और ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक बार फिर भारत पर यूक्रेन युद्ध का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि काफी समय से भारत चीन पर आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति और दोहरी भाषा अपनाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। अगर यह हाथी का ड्रैगन के सामने झुकना नहीं है तो और क्या है। इससे भी बड़ी राष्ट्र विरोधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में चीन की पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलीभगत पर एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों ने दी थी। खुद को 56 इंच का सीना बताने वाले नेता अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय हित के साथ विश्वासघात किया था और अब 31 अगस्त 2025 भी उनके तियानजिन में कायराना आत्मसमर्पण के तौर पर याद किया जाएगा। चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। इस मुलाकात को पीएम मोदी ने बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देशों ने व्यापार, खाद्य, अंतरिक्ष, सुरक्षा और संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठा, जहां दोनों नेताओं ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर विचार साझा किए। मोदी ने कहा कि भारत और रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए अहम स्तंभ बनी हुई है। सम्मेलन के बाद दोनों नेता एक ही कार से द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचे, जिसने रिश्तों की गर्मजोशी को और स्पष्ट किया। बिहार में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि पार्टी ने 89 लाख शिकायतें दाखिल की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। खेड़ा का कहना है कि बूथ लेवल एजेंट यानी पीएलए आपत्तियां देने गए तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि शिकायतें केवल व्यक्तिगत रूप से ली जाएंगी। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने शिकायतें की, लेकिन वे निर्धारित प्रारूप फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में नहीं थी, इसलिए उन्हें मान्य नहीं माना गया।
सीईओ ने कांग्रेस के 89 लाख मतदाताओं वाले आंकड़े को भी अप्रमाणित बताया। दिलचस्प बात यह रही कि राज्य के कई जिलों के टीएम ने एक जैसे ट्वीट कर कांग्रेस पर फॉर्म न भरने का आरोप लगाया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। भारत के चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं और नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दिए गए सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने का आदेश नहीं दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि दावे और आपत्तियां अंतिम सूची पन्ने तक दर्ज की जा सकती हैं और उन पर विचार किया जाएगा। अदालत ने साथ ही जिला विविध सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल स्वयं सेवकों को मतदाताओं और राजनीतिक दलों की ऑनलाइन दावे आपत्तियां दाखिल करने में मदद करने का निर्देश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दल मतदाताओं को जोड़ने की बजाय हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसे अजीब बताया गया। इसके अलावा अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आयोग पर पारदर्शिता के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर सभी जगहें 2 सितंबर दोपहर तक खाली कर दी जाएं। कोर्ट ने कहा कि शहर की जिंदगी रोकना उचित नहीं है, खासकर गणेश उत्सव के दौरान। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नए आंदोलनकारियों को मुंबई में प्रवेश करने से रोका जाए और सीएसटी, मरीन ड्राइव, फ्लोरा फाउंटेन समेत दक्षिण मुंबई के इलाकों से भीड़ हटाई जाए। सुनवाई में सरकार ने कहा कि सिर्फ 1 दिन के लिए अनुमति दी गई थी, जबकि मनोज चरांगे के वकील ने आंदोलनकारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वानखेड़े या प्रेपोर्न स्टेडियम खोलने की मांग की। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलनकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे और सड़कों पर कबड्डी खेल रहे हैं। अब राज्य सरकार 2 सितंबर को बताएगी कि उसने क्या कदम उठाए। अफगानिस्तान में रविवार की रात 31 अगस्त को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। कुनार प्रांत में 6.0 तीव्रता के इस भूकंप से 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हैं। दर्जनों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र 27 किलोमीटर दूर और 8 किलोमीटर की गहराई पर था। अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह कई फॉल्ट लाइनों पर स्थित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताई और अफगानिस्तान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तालिबान सरकार ने राहत और बचाव टीमें भेज दी हैं। पिछले 1 दशक में यहां भूकंप से 7,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिनमें अक्टूबर 2023 का 6.3 तीव्रता वाला भूकंप सबसे घातक साबित हुआ था, जिसमें करीब 4,000 लोगों की जान गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर अब अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। राहुल गांधी ने वाराणसी की निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मामला एसीजेएम कोर्ट को भेजा गया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। दरअसल राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है। इस बयान को बाद में उकसाने वाला और समाज को बांटने वाला बताया गया और विरोध भी हुआ। वाराणसी के निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान को लेकर एफआईआर की मांग की थी, लेकिन 28 नवंबर 2024 को एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह बयान भारत के बाहर दिया गया था। अब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आरकेबी न्यूज़ के साथ। मैं जिया सक्सेना अब आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching RKB News.